हाँ तो स्टूडेंट्स, इस एपिसोड नंबर 11 में हम लोग देखेंगे थ्योरी प्रकाशिकी का, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के अपवर्तन की जहाँ तक बात है तो उसका दैनिक जीवन में हम लोग क्या उपयोग देखते हैं। जैसे आप किसी पुल पर बैठ कर के पानी के अंदर किसी मछली को देख रहे हैं तो वह वास्तव में पानी के ऊपरी तल से जितनी गहराई पर है उससे कम गहराई पर दिखाई देती है। अगर आप किसी टब में या बाल्टी में एक सीधा छड़ डालते हैं तो वह छड़ मुड़ा हुआ दिखाई देता है। गहरे तालाब जो है जहाँ पानी भरा है वो कम गहराई पर दिखाई देता है। और अगर किसी सिक्के को या किसी चमकदार वस्तु को अगर जल की तली में रखा जाए तो वह अपने स्थान से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। किसी कांच के स्लैब, किसी कांच के मोटे टुकड़े के नीचे अगर कोई अक्षर लिखा जाता है तो वह अक्षर भी ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये सारी जो घटनाएं हैं ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं। तो अब यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन का क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, तो सिंपली एक डेफिनेशन दे सकते हैं कि जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में, माध्यम का मतलब अपवर्तनांक बदल रहा है। क्या बदल रहा है? अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो इसकी दिशा बदल जाती है। तो इसकी दिशा बदल जाती है, यानी इसके वेग की दिशा, इसके गति की दिशा बदल जाती है, जिसे प्रकाश का मुड़ना या प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जिसे प्रकाश का मुड़ना या प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अब सिंपली इसका कारण क्या है, तो सबसे पहले हम लोग एक सूत्र देखेंगे, वो होता है C = F लैम्डा। F या न्यू भी लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के लिए। तो ये C क्या है, तो C है वेलोसिटी ऑफ लाइट। C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। और F क्या है, तो फ्रीक्वेंसी है। और लैम्डा क्या है, तो लैम्डा है वेवलेंथ। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश का जो वेग है वो प्रकाश की आवृत्ति और उसके तरंग दैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है। तरंग दैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है। तो आवृत्ति जो है किसी भी माध्यम में चेंज नहीं होती। आवृत्ति का मतलब एक सेकेंड में दोहराई जाने वाली कोई घटना। जैसे कि अगर एक सेकेंड में यह फैन चल रहा हो 10 राउंड तो इसकी आवृत्ति होगी 10 हर्ट्ज। अगर एक सेकेंड में ये फैन चल रहा है 50 राउंड तो इसकी आवृत्ति, इसकी फ्रिक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। और अगर ये पंखा एक राउंड चलने में 5 सेकेंड का टाइम लेता है तो इसकी आवृत्ति 1/5 हर्ट्ज होगी, यानी 1/5 हर्ट्ज होगी। तो आवृत्ति नहीं चेंज होती है। यानी अगर प्रकाश जो है वो चल रहा है 3 कदम अगर हवा में तो 3 कदम ही चलेगा, जल में 3 कदम ही चलेगा, कांच में भले ही उसके कदम की लंबाई छोटी हो जाएगी। यानी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य भले घटता जाएगा लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। तो ये C = F लैम्डा जो हो गया, उसमें F क्या हो गया, तो F कांस्टेंट हो गया। और जब कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या होगा, सीधा समानुपाती हो जाएगा लैम्डा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ से दिख रहा है, चलो, इसका मतलब हुआ कि प्रकाश का वेग क्या होता है, तो तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होता है। प्रकाश का वेग क्या होता है, तो तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। प्रकाश का वेग जो होता है वो उसके तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब कि विरल माध्यम में तरंग दैर्घ्य की लंबाई अधिक होगी और सघन माध्यम में तरंग दैर्घ्य की लंबाई जो होगी वो कम हो जाएगी। इसका मतलब हुआ
कि जब तरंग दैर्ध्य की लंबाई घटेगी तो उसका वेग भी कम हो जाएगा। यानी विरल जब प्रकाश कोई प्रकाश जो है वो विरल से सघन माध्यम में गति करता है तो क्या होता है वहाँ पर, तो उसका तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, यानी उसका वेग बदल जाता है। वेग बदलने से उसकी दिशा बदल जाती है, तो उसको अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के एक अपवर्तनांक वाले माध्यम से दूसरे अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाने पर उसके तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन के कारण उसके वेग में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसकी दिशा बदल जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, तो अपवर्तन कहते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रकाश के एक अपवर्तनांक वाले माध्यम से, क्या, प्रकाश के एक अपवर्तनांक वाले माध्यम से दूसरे अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाने पर, दूसरे अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाने पर इसके तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन के कारण, किसके कारण, तो इसके तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन के कारण, इसके तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन के कारण इसका वेग बदल जाता है, इसका वेग परिवर्तित हो जाता है, इसका वेग बदल जाता है। और वेग बदल जाने के कारण, वेग बदल जाता है जिसके कारण इसकी दिशा, जिसके कारण इसकी दिशा बदल जाती है, इसके कारण इसकी दिशा बदल जाती है, जिसे अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। तो ये डेफिनेशन ये हो गया कि प्रकाश के एक अपवर्तनांक वाले माध्यम से दूसरे अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाने पर इसके तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन के कारण इसका वेग बदल जाता है, जिसके कारण इसकी दिशा बदल जाती है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे ही हम लोग कहते हैं अपवर्तन। तो अब ये अपवर्तन का जो परिभाषा मिला, अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आगे जो है देखते हैं कि अपवर्तन का नियम क्या है, अपवर्तन का नियम जो है उससे हम लोग क्या समझते हैं। इसको आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जैसे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि परावर्तन के दो नियम होते हैं, वैसे ही अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप जानते ही हैं ऑलरेडी पहले की ही कक्षाओं से कि एक तो होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, ये तीनों क्या होता है, तो तीनों एक ही तल में होता है। यानी इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस थ्राइस आर सिचुएटेड एट सेम प्लेन। तो चलिए अब अपवर्तन का जो अपवर्तनांक की सबसे पहले हम लोग देख सकते थे, तो अपवर्तन का नियम ही देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, यानी अपवर्तन के नियम क्या है। तो अपवर्तन के नियम में क्या हुआ कि यहाँ मान लो नीचे सघन माध्यम है, नीचे क्या है, सघन माध्यम है और ऊपर विरल माध्यम है। आगे हम लोग बात करेंगे सघन और विरल की। वास्तव में बच्चों ऐसा कोई सघन विरल स्पेशली कोई नहीं है, ये जो है अपेक्षा लिया जाता है, यानी आपेक्षिक लिया जाता है, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब कि अगर हवा का अपवर्तनांक है 1, जल का अपवर्तनांक है 1.3 और जैसे ग्लास का अपवर्तनांक है 1.5 और जैसे बेंजीन का अपवर्तनांक है 1.6, जैसे हीरा का अपवर्तनांक है 2.9 या 2.4 हो सकता है, 4 से 9, कृत्रिम का कम होता है। तो ये अपवर्तनांक, तो ये हवा की अपेक्षा ये सघन है, हवा की अपेक्षा जल सघन है क्योंकि इसका अपवर्तनांक 0.3 से ज़्यादा है, और जल की अपेक्षा ग्लास सघन है ना। यानी ये ग्लास अब यहाँ
डेंसर हो गया और वाटर रेयर, जब दोनों का तुलना किया गया। लेकिन यहाँ हवा का 1 था और जल का 1.3 अपवर्तनांक था, तो हवा क्या हुआ, विरल और जल सघन। लेकिन अगर जल और कांच की बात करें तो ये 0.2 से ज़्यादा है, तो जल यहाँ विरल कहलाएगा, ये सघन, ये विरल, ये सघन, ये विरल, ये सघन, तो एक दूसरे की अपेक्षा होता है। तो अब हम यहाँ बात कर रहे थे अपवर्तन की, कि मान लेते हैं कि प्रकाश की कोई किरण आ रही है विरल से सघन माध्यम में, तो ये बड़े बड़े कदमों से आ रही है, लेकिन सघन में चलेगी तो इसके कदम की लंबाई छोटी हो जाएगी, तो ये किरण जो है अभिलंब की ओर मुड़ी हुई आपको लगेगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। और यदि ये सघन से जा रही है विरल में, तो छोटे छोटे कदमों से जब ये बड़े कदम को रखेगी तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी। तो इसी के क्रम में हम लोग देखते हैं अपवर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये क्या हुआ, अब ये एक रेखा हुआ, इसके नीचे क्या हो गया, तो इसके नीचे हो गया डेंसर मीडिया यानी सघन माध्यम, और इसके अपर में क्या हो गया, तो इसके ऊपर में हो गया क्या, तो विरल माध्यम यानी ऊपर हो गया रेयर मीडिया। अब प्रकाश की एक किरण जो है ये नॉर्मल हो गया, n डैश मान लेते हैं, और ये भी एक सरफेस हो गया। अब यहाँ से प्रकाश की कोई किरण आ रही है, इंसिडेंस रे, ये क्या है, ये है इंसिडेंस रे, यानी इसको कहते हैं आपतित किरण, जैसे कि परावर्तन के नियम में आपतित किरण थी। और आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर टकराएगी वो कहलाएगा आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेम वैसे ही, और द एंगल मेड बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होगा आपतन कोण। और जब ये मान लो विरल से सघन में आई तो अभिलंब की ओर क्या हुई, मुड़ी, तो ये हुई रिफ्रैक्टेड रे, यानी ये हुई अपवर्तित किरण। इसको क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। तो ये अपवर्तित किरण ने क्या किया, तो अभिलंब से कितना कोण बनाया, तो r का, तो ये क्या हुआ, अपवर्तन कोण, यानी इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, यानी अपवर्तन कोण इसको कहेंगे। इसको क्या कहेंगे इस एंगल को, तो इसको कहेंगे अपवर्तन कोण, ठीक है। तो इसमें अब ये जो है इसका पहला नियम क्या बना, आप देख रहे हैं कि ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसको लिख लेते हैं क्या, तो ये हुआ आपतित किरण, फिर क्या, तो अपवर्तित किरण एवं और क्या, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। तीनों एक ही तल में होते हैं, क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। थ्राइस आर सिचुएटेड इन सेम प्लेन। तो ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण की जया, जया मतलब साइन। तो ऑलरेडी हम लोगों को समझना चाहिए कि साइन ऐसा यानी साइन, साइन का मतलब साइन मतलब इसको जया, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, साइन। उसी तरह कोजाइन यानी ये हो गया कोजिया, और इसका शॉर्ट फॉर्म कॉस होता है। उसी तरह टैंजेंट यानी इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, टैन। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पर्शिया। तो ये क्या है, आपतन कोण का जया, आपतन कोण आई एवं साइन माने आपतन कोण का जया एवं अपवर्तन कोण आर का जया यानी साइन का अनुपात क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है। ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि आपतन कोण के जया एवं अपवर्तन कोण के जया का, अपवर्तन कोण के जया का अनुपात स्थिरांक होता है, स्थिरांक होता है यानी कांस्टेंट होता है। तो ये दूसरा नियम है।
अब इस अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसको कहा जाता है स्नेल्स लॉ, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है बच्चों। तो ये अपवर्तन के दो नियम होते हैं और ये नियम, पहला आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और दूसरा आपतन कोण के ज्या एवं अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात एक कांस्टेंट होता है, यानी sin i बाई sin r इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगले एपिसोड में बच्चों हम लोग देखेंगे व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।